Hello my dear students, how are you all? I hope you all are fine. Students, since we are discussing this chapter metals and non-metals, where you're in previous lecture we have discussed about reactions of metal with dilute mineral acid, right? So हमने mineral acids के साथ different reactions देखे, कौन सा particular metal react नहीं करता, कौन सा least reactive है, कौन सा most reactive है, that we have studied. Okay, so today we will continue that particular part with a new topic, that is displacement reaction. Okay, displacement reaction. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स व्हाट? देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है किसी एक एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करना, यानी रिप्लेस कर देना उसको, तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन में, तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री एंड you have been asked to define displacement reaction, then you are going to say that the more reactive element displaces the less reactive element from its aqueous salt solution. What is the definition? That the more reactive element displaces a less reactive element from its aqueous salt solution. तो जो ज़्यादा मोर रिएक्टिव, देखिए हमने मेटल एक्टिविटी सीरीज देखी है, रिएक्टिविटी सीरीज भी हमने देखा है, तो हमें पता है फ्रॉम पोटेशियम टू सोडियम टू लास्ट दैट इज और सिल्वर एंड गोल्ड। ओके, सो यहाँ तक की रिएक्टिविटी सीरीज हमने देखी है, और मेटल एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग भी जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा दैट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव वन। ओके, फ्रॉम वेयर? फ्रॉम इट्स एक्वियस सॉल्ट सोल्यूशन। एक्वियस का मतलब क्या है? जिसमें वाटर कंटेंट हो, वाटर मीडियम में वो सॉल्ट सोल्यूशन बना हो। ओके, तो यहाँ पर सॉल्ट सोल्यूशन का मतलब आपका नमक वाला पानी नहीं होता, हमारे यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उन्हें हम सॉल्ट कहते हैं। ओके, तो वो उस एक्वियस सॉल्ट सोल्यूशन से जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, तो वो हम उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, देखिए आपके पास है कॉपर सल्फेट। ओके, दिस इज व्हाट? कॉपर सल्फेट। ओके, एंड इट इज रिएक्टिंग विद आयरन। सो आयरन के साथ ही रिएक्शन हो रहा है, एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म? आयरन सल्फेट इज फॉर्म। क्या बना है यहाँ पे? आयरन सल्फेट। ओके, एंड कॉपर। तो यहाँ देखिए, सिंस आयरन इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, है ना, आयरन से कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयरन ने क्या किया है? कॉपर को डिस्प्लेस किया है और फॉर्म क्या किया है? अपना एक सल्फेट की एक सॉल्ट सॉल्यूशन को फॉर्म किया है। ओके, सो हियर which element got displaced? Here copper got displaced by whom? By iron. Okay, since iron is more reactive, that is why it has displaced what? It has displaced copper. इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए देखिए, यहाँ पर आयरन, यहाँ पर अगर आप सल्फेट का देखेंगे, ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है वो स्लाइटली ब्लूइश कलर होता है, इस तरीके का ना, इस तरीके का कलर होता है, एंड देन इट गेट चेंज। जब ये डिपोजिशन होता है आयरन का, जब ये डिपोजिशन होता है तो ये ग्रीन कलर में चेंज होता है। ओके, जब ये डिपोजिशन होगा तो ये क्या होगा? ये ग्रीन कलर में चेंज होगा। मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आयरन नेल है। ओके, दिस इज आयरन नेल एंड दिस इज व्हाट? दिस इज अ कोनिकल फ्लास्क। आई जस्ट try to dip this particular in the conical flask. Better I should take a test tube. Okay, so यहाँ देखिए, ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब में मैंने इसे फिल कर दिया है। ओके, नाउ व्हाट विल आई डू? आई विल टेक
दिस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब ये मेरे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ये मैं इसमें पोर करूँगी और मैं इसे पूरा फिल कर दूँगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जब ये पर्टिकुलर सोल्यूशन में इसका कलर कैसा है, ब्लूइश कलर है। लेकिन अगर आप पास से ऑब्जर्व करें तो देखिए यहाँ पर डिपॉजिशन शुरू हो गया है ना। अगर मैं इसको थोड़ा फ्यू मिनट्स के बाद आप इसमें देखेंगे चेंजेस ना, यहाँ पर आयरन का डिपॉजिशन आपको दिखेगा। आप नीचे सेटल डाउन होता हुआ देख सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पर आयरन जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है ना। तो ये कलर जो है इट विल गेट चेंज टू व्हाट, टू अ ग्रीन कलर। इसको मैं इसी तरीके से रखती हूँ, आपको कुछ और रिएक्शंस बताती हूँ। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि वो कलर चेंज कैसे दिखता है। अब यहाँ पर आप इसका एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं, वेयर कॉपर सल्फेट रिएक्टिंग विथ जिंक। ओके, अगेन व्हाट विल हैपन, जिंक विल डिस्प्लेस एंड इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट and copper will be displaced। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जिंक क्या है, दिस इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, दैट इज व्हाई इट हैज डिस्प्लेस्ड व्हाट, कॉपर फ्रॉम अ सल्फेट सॉल्यूशन एंड फ्रॉम व्हाट, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अगर यहाँ पर आप देखिए आयरन सल्फेट सॉल्यूशन अगर आप लेते हैं, है ना, अगर आपने आयरन सल्फेट लिया है विच इज रिएक्टिंग विद जिंक, सो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो इट विल डिस्प्लेस iron also and form what, zinc sulfate plus iron। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी, यहाँ पर रिएक्टिविटी पर डिपेंड है कि कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। द क्वेश्चन माइट कम, try to arrange the reactivity series in decreasing order or try to arrange this elements in the decreasing order of their reactivity। तो यहाँ पर decreasing order कौन सा होगा, लीस्ट है आपका कॉपर, देन वी हैव आयरन, देन वी हैव जिंक। इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा तो जिंक, आयरन एंड कॉपर। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो चलती है। अभी ये एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा सा कैसे करते हैं, थोड़ा ब्रेक देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये वर्क करने के लिए आप देखिए, यहाँ पर ये ऑलरेडी कैसा था, ये कोरोसिव था। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, है ना, ये दिख रहा है आयरन किस तरीके से डिपॉजिशन हो रहा है। देखिए वो जो जंग है ना वो पूरा निकल जाता है आयरन पर से एंड इट गेट डिपॉजिटेड इनटू द कॉपर सोल्यूशन, टर्निंग इनटू व्हाट, टर्निंग इनटू ग्रीन कलर सोल्यूशन। अब ये जैसा ब्लू होगा ना, इसके कंपैरेटिवली ये पूरा चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा किस तरीके से आयरन जो है वो रस्ट हो रहा है ना, कैसे डिपॉजिशन हो रहा है इसका। अब इस कलर में और इस कलर में आपको चेंजेस दिखाई देंगे। ये देखिए ये बहुत डार्क है और ये कैसा है, लाइट है, और ये पूरा तरीके से चेंज होकर ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको इवन इन योर 10th स्टैंडर्ड यू आर गोइंग टू स्टडी इट ऑन अ वेरी इलाबोरेट मैनर, इन अ वेरी ब्रीफ वे, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखना कि अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट ऑलवेज डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, as the metal reactivity series says from it goes from the most reactive one to the least reactive one। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि व्हेन नॉन मेटल्स व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन व्हाट डू दे फॉर्म, दे ऑलवेज फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स, है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, बताया था मैंने आपको। लेकिन यहाँ पर हमें कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग हीट जो है ना प्रोवाइड करनी पड़ती है, बिकॉज ऑन हीटिंग दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, हीटिंग करने पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो आपको याद होता है मैंने आपको एक सल्फर का एग्जाम्पल दिया था। ओके, यहाँ सल्फर वॉज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, इट इज नॉट विजिबल, स्वीट। ओके, सो सल्फर reacting with oxygen to give you what, sulfur dioxide। याद होगा आपको, मैंने आपसे कहा था कि
when sulfur is reacting with oxygen, what is happening over here? Okay, here sulfur dioxide is formed. When this sulfur dioxide is treated with water, है ना, this sulfur dioxide is treated with water, what has happened? बताइए क्या बना था? H2SO3, है ना, that is sulfurous acid. क्या बना था? H2SO3, that is sulfurous acid. And I told you how to detect that it is acidic in nature. We have done the blue litmus test, है ना. Blue litmus paper will turn red in acidic medium. Okay, so when blue litmus paper turns red, it is what? It is acidic in nature. ठीक है, क्या कहलाते हैं वो? एसिडिक कहलाते हैं. तो इसी तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी देख सकते हैं. when कार्बन combine with oxygen it forms कार्बन डाइऑक्साइड, and when this कार्बन डाइऑक्साइड is treated with water, what is formed? It forms H2CO3, that is कार्बोनिक एसिड. क्या बोलते हैं इसे? कार्बोनिक एसिड. ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लॉन्ग टर्म तक 12th स्टैंडर्ड तक ये सब पढ़ना ही पढ़ना है. तो बेटर है आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करें कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड बनाता है. ये सल्फ्यूरस एसिड बनाता है. ओके, ये सल्फ्यूरस एसिड है. इसी में अगर H2SO4 होगा तो वो सल्फ्यूरिक एसिड होगा. ठीक है, अगर यहाँ पर आप नाइट्रोजन का देखें, नाइट्रोजन कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन इट गिव्स यू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड व्हेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज कंबाइनिंग विथ H2O, व्हाट इट फॉर्म्स? HNO3. ठीक है, HNO3 फॉर्म करता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है. ओके, सो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पर जिनको आप पढ़ सकते हैं, है ना. हमने बेसिक मैंने आपको क्या कहा था कि अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर आपको पढ़ना है, ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट करेगा कौन से पर्टिकुलर वाटर कंटेंट में करेगा या नहीं करेगा. सिमिलरली ये किसके बारे में था कि कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करने के बाद वो एसिड कैसे बनते हैं. राइट, अब हम देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर. तो जनरली याद रखिए नॉन मेटल्स दे डायरेक्टली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, है ना. बहुत ही कम ऐसा होता है कि वाटर के साथ वो रिएक्ट करे. जैसे हमारे पास फॉस्फोरस है. फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल. इट इज केप्ट अंडर वाटर एज इट कैचेस फायर इफ इट केप्ट आउटसाइड. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है. ये आपको पूछा ही जाता है कि वाई फॉस्फोरस इज केप्ट अंडर वाटर सिंस इट इज अ नॉन मेटल. सो है तो नॉन मेटल ही, लेकिन इट कैचेस फायर और इट गेट एक्सपोज टू व्हेनेवर इट गेट्स एक्सपोज टू ऑक्सीजन इट रिएक्ट्स वेरी सीवियरली. ओके, वेरी विगरसली हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो जनरली नॉन मेटल्स का वाटर के साथ कोई रिएक्शन हमें देखने नहीं मिलता है. राइट, अगर हम बात करें एसिड्स की, ठीक है, अगर हम रिएक्शन देखें नॉन मेटल्स की विद एसिड के साथ, तो एसिड्स में कोई भी मिनरल एसिड्स हो, है ना, मिनरल एसिड्स के साथ इनका दे डू नॉट रिएक्ट. कौन से मिनरल एसिड होते हैं? जैसे H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जो है, इनके साथ इनका कोई रिएक्शन नहीं होता, वो मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते. लेकिन हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हो तो डेफिनेटली दे रिएक्ट. ओके, तो जब कभी भी कोई नॉन मेटल जो है अगर सपोज करिए वो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो दो तरीके की गैसेस जो है वो फॉर्म करेगा अलॉन्ग विथ वाटर. सपोज करिए आपके पास में सल्फर है एंड इट इज रिएक्टिंग विथ HNO3, दिस इज नाइट्रिक एसिड. ओके, तो ये क्या है? ये आपका नाइट्रिक एसिड है. ओके, कॉन्सेंट्रेटेड है ये, इस तरीके का मिनरल या माइट एसिड नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पर ये सल्फर रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा? यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गैस फॉर्म करेगा. यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो गैस, एंड थर्ड बाय प्रोडक्ट यू विल गेट इज वाटर. ठीक है, तो तीन तरीके के प्रोडक्ट आपको यहाँ देखने मिलेंगे. सिमिलरली व्हेन कार्बन रिएक्ट विद HNO3, okay, what will you get? You will get carbon dioxide gas, you will get nitrogen dioxide gas, and you will get water. ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है बेटा. जब कभी भी एसिड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो किसके साथ, अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है? एसिड्स के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मिनरल एसिड के साथ नहीं करेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट ज़रूर करता है. और इस तरीके से
जो गैसेस है वो फॉर्म करता है। अगर सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करेगा, कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, और 3 बाय प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर मिलते हैं, राइट। सो ये था किसका, केमिकल रिएक्शन। एक और चीज़ आपने नोट की होगी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको जिंक, आयरन और कॉपर यानी सिर्फ मेटल्स के बारे में बताया है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करें विथ नॉन मेटल्स, ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स में आपके पास सारे नॉन मेटल्स जो है वो एक दूसरे को डिस्प्लेस नहीं करते हैं। सिर्फ अगर हम बात करें फ्लोरीन की, ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, ये सिर्फ 4 ऐसे हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पार्ट होते हैं, राइट, और एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। अगर आप इन चारों में से देखें तो ये जो गिवन नॉन मेटल्स है इनमें से फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव। ये कैसा है, फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड आयोडीन इज द लीस्ट रिएक्टिव। आपको ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि अमंग नॉन मेटल विच इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड विच इज द लीस्ट रिएक्टिव, तो फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड आयोडीन इज द लीस्ट रिएक्टिव। अगर आप इसकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखें तो ये पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड, ओके, तो KBr, ओके, रिएक्शन विथ क्लोरीन लेते हैं हम, क्लोरीन के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म करेगा, पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म करता है, ओके, पोटेशियम क्लोराइड KCl फॉर्म करता है एंड ब्रोमीन जो है वो डिस्प्लेस होता है। यहाँ देखिए ब्रोमीन को किसने रिप्लेस किया है, क्लोरीन ने। क्यों, क्योंकि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन इन रिएक्टिव सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है, तो यहाँ पर ब्रोमीन को किसने डिस्प्लेस किया है, क्लोरीन ने। ये बैलेंस हो जाएगा इस तरीके से, ओके, यहाँ पर इस तरीके से आपको बैलेंस करके दिखाना है। पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्टिंग विथ क्लोरीन टू गिव यू पोटेशियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन। सिमिलरली अगर हम पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं, ओके, पोटेशियम आयोडाइड का क्लोरीन के साथ, तो आपको पता है क्लोरीन ये लीस्ट रिएक्टिव है, सॉरी आयोडाइड ये लीस्ट रिएक्टिव है, तो क्लोरीन ऑब्वियसली क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा इसमें इनटू पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, KCl में, और किसको देगा, आयोडीन देगा, ठीक है। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो कैरिड आउट होती है इन नॉन मेटल्स, राइट। तो जो भी ये रिएक्शंस थी, है ना, यहाँ पर एसिड के साथ हमने देखा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ डाइऑक्साइड यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुआ। अगर वाटर के साथ कर रहा है तो एसिड फॉर्म कर रहा है when it is dissolved, sulfur dioxide is getting dissolved in water. That is the reason कि जब हमने ब्लू लिटमस पेपर टेस्ट किया तो वो किस में टर्न हुआ, रेड लिटमस में, और क्या बनाया, एक एसिड, ठीक है, रिजल्टिंग इनटू व्हाट, दैट इट इज एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे इस तरीके से फॉर्म हुए, हम ये कहते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। मैं बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ, ताकि आपको ये अच्छे से मेमोराइज हो जाए, समझ में आ जाए, और जब कभी भी इन द फॉर्म ऑफ MCQ आपसे पूछा जाए आपको क्या हो, इसमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि नॉन मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन फॉस्फोरस इज केप्ट अंडर वाटर एज इट इज रिएक्टिव, इट गेट्स एक्सप्लोड, ओके। लेकिन एसिड्स के साथ अगर हम देखें तो मिनरल एसिड्स के साथ नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। अब ये देखिए अगर एसिड्स के साथ है तो आपके साथ बेस के साथ भी रिएक्शन होनी चाहिए, है ना, बेस प्लस नॉन मेटल्स होने चाहिए ना, बिल्कुल होते हैं, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है जो कि आपके 8th के सिलेबस में नहीं है, आपके 10th के सिलेबस में है, ओके, जहाँ पर आप नॉन मेटल्स का बेस के साथ रिएक्शन देखेंगे। अभी के लिए यही सब बहुत है ना, इसको पढ़ने जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। तो अभी इसको नहीं पढ़ते हैं, ये वाला आपका पार्ट 10th स्टैंडर्ड के लिए। लेकिन यहाँ पर नाइट्रिक एसिड जो कि कौन सा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, ओके, डाइल्यूट नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में हमें 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन के साथ भी जब रिएक्शन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर हमें देखने मिला। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पहले इसके कौन सी देखी थी, मेटल्स के साथ, जिंक के साथ और किसके साथ, अब यहाँ देखिए ये पूरा टोटली चेंज हो गया है ना,
देखिए आपका रिएक्शन मैंने आपसे कहा था कि इट टेक्स टाइम्स, थोड़े से फ्यू सेकेंड्स लगते हैं। ये कलर और ये कलर में देखिए कितना डिफरेंस है ना, ये ब्लू कलर है और ये ग्रीन कलर है। तो क्योंकि आयरन एक मेटल है, ओके, इसीलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने किसकी देखी, मेटल्स की। अब यहाँ देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसकी देखी हमने, नॉन मेटल्स की, जिसमें फ्लोरीन कौन सा है, दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव। उसके बाद आता है क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड द लीस्ट रिएक्टिव इज आयोडीन। सबके सब नॉन मेटल्स जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ओके, ये हमेशा याद रखिए। इसके भी हमने दो रिएक्शन देखी, पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ और पोटेशियम आयोडाइड के साथ, जहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड बना और हमें ब्रोमीन रिलीज हुआ और पोटेशियम क्लोराइड बना और आयोडीन रिलीज हुआ, ठीक है। और बेसिस का तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको 10th स्टैंडर्ड में वो पढ़ना है। तो आई होप कि ये सब रिएक्शंस जो है वो आपने नोट की है और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, पर्टिकुलरली इनके नाम की, है ना, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, सल्फरस एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, कार्बोनिक एसिड मैंने आपको बताया इस तरीके का, हाँ, यहाँ पर आपको बताया था मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ का। तो सारे रिएक्शंस को आप नोट करके रखिए बेटा, क्योंकि ये डेफिनेटली आपको काम आएंगे ही आएंगे। जितने जल्दी आप इनके नाम लर्न करेंगे उतना आगे आपको इसके स्ट्रक्चर फॉर्म करने में ईजी होगा, ठीक है। वी विल कंटिन्यू विथ दिस लेक्चर with one more topic where we will be discussing about uses of metals and non-metals. That will be the last topic that we will be taking up and discussing. Okay, I hope that you have understood today's topic. Good day students, take care.